नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। हम हमारी व्याख्यान श्रृंखला के बीए भाग द्वितीय के पाठ्यक्रम में मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसमें शेरशाह की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा हम कर रहे थे। इस पाठ्यक्रम के पाठ के अंतिम पक्ष पर शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए सार्वजनिक हित के कार्यों की हम समीक्षा करेंगे। देखिए, जैसे कि अपन चर्चा कर रहे हैं, शेरशाह सूरी को अपन पढ़ रहे हैं। शेरशाह सूरी मध्यकाल का सबसे कुशलतम शासक बताया गया है। कुशल शासक क्यों? एक तो उसकी यात्रा बड़ी प्रभावी रही। छोटे से क्षेत्र सहसाराम और ख्वासपुर से उसने इन जागीरों के प्रबंधक के रूप में काम प्रारंभ किया, जो कि उसे प्रारंभ में दिया गया था जमाल खां के द्वारा। उसके बाद में उसकी दूरदर्शिता, उसकी चतुराई, उसकी योग्यता हमें दिखाई देती है जब वो 1527 के युद्ध में मुगल सेना में सम्मिलित हो जाता है, केवल यह जानने के लिए कि मुगल सेना किस प्रकार से कार्यवाही करती है, क्योंकि उसे पता था कि उसका अगला युद्ध जो है वह किसके साथ होगा? मुगल सेना के साथ होगा। इसी क्रम में वह बिहार में अपनी शक्ति को बढ़ाता है और बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद तो वह बिहार का बेताज बादशाह बन जाता है। चुनार के किले को जीत लेता है, मुगलों को इस शक्ति संघर्ष में हराता है। वहाँ की जो किलेदार था ताज खां, उसकी बेगम लाड मलिका से विवाह करता है। उससे चिनार का किला भी उसे मिलता है और बेहद संपदा भी उसके हाथ लगती है। उससे उसकी शक्ति संपन्नता बढ़ती है। 1939 में आते आते हुमायूं के साथ उसका संघर्ष होता है। चौसा के युद्ध में उसे आंशिक रूप से पराजित करता है और 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पूर्ण पराजित करते हुए हुमायूं को और पूरा शक्ति का केंद्र अपने अधीन कर लेता है। अब इस यात्रा के बाद में बहुत ही अल्प समय अपन कहेंगे उसके शासनकाल का, क्योंकि जितना वैभव और जितना योग्यताधारी वह था, बहुत से इतिहासकारों ने कहा है, विंसेंट स्मिथ ने ये कहा है कि अगर कुछ समय उसको और मिल जाते और कुछ उसके उत्तराधिकारी भी उसके जैसे योग्य होते तो हिंदुस्तान में कभी भी मुगल साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता था। यह इसलिए अपन उसका एनालिसिस कर रहे हैं, आंकलन कर रहे हैं उस शासक का, कि उसने इस अल्प समय में न केवल सैनिक विजय प्राप्त करी, दिल्ली के शासक बनने के बाद लगातार विजय प्राप्त करी, अपितु उसने हर क्षेत्र में काम किया। हमने पिछले व्याख्यान के अंदर उसकी आर्थिक व्यवस्था को देखा, कितनी बारीकी से उसने आर्थिक व्यवस्था को समझा, क्योंकि तत्कालीन समय सारा अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि। उसने कृषि पर काम किया और उसके लिए बेहद अच्छे नुस्खे उसके द्वारा तैयार किए गए, जो बहुत ही कारगर साबित हुए। तो अब हम यहाँ समीक्षा करते हैं कि उसने तत्कालीन समय मध्यकाल में कितने अद्भुत सार्वजनिक हित के कार्य किए। उनकी फिर से अपन समीक्षा करते हैं। तो पहला था किसानों के हित में किए गए भूमि सुधार। यह एक अद्भुत कार्यक्रम था जो कि उसके द्वारा किया गया। भूमि की पैमाइश की गई, 3 भागों में उसे बांटा गया, उच्च, मध्यम और निम्न। उनके अनुरूप उनकी कास्ट बनाई गई। उस कास्ट की स्थिति ये बनाई गई कि उस पर किस प्रकार की उर्वरा के साथ में फसल उगेगी और उस फसल पर उसके मूल्य का अनुरूप कर लगाया गया। कितना एक लंबा प्रोसेस था जो उसने मध्यकाल में उसको बना दिया था। जैसे कि मैंने पहले चर्चा करी, उसका जो एक बीघा होता था वह 60 गुना 60 गज का होता था और यह गज उसने सिकंदर लोदी के काल में, जो सिकंदर लोदी यूज कर रहा था, प्रयोग में ले रहा था गज का माप, वही माप इसने काम में लिया था। कर की एक सूची बना ली और उस सूची को पहले ही उसके द्वारा लागू कर दिया गया, यानी कि जब पैदावार लगाई जाती थी उस समय वह उस कर को लागू कर देता था, जिससे किसान को पता रहता था कि मेरी पैदावार होने पर मुझे कितना कर इनको देना है। कितना सरलीकरण उसने उस समय कृषि व्यवस्था के अंदर किया था।
कर नगद के रूप में भी दे सकता है किसान और अनाज के रूप में भी, उसकी सुविधा के अनुसार कर वह प्रदान कर सकता है। सबसे बड़ी चीज, उसने जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, जो कि कृषक के लिए भी अच्छा था और राजा के लिए भी अच्छा था, सुल्तान के लिए भी अच्छा था, क्योंकि जमींदार इसका दुरुपयोग करते थे और दुरुपयोग करते हुए कृषकों को परेशान किया करते थे। इस व्यवस्था को भी उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था और उसने पैमाइश, नापजोख करवाए, पट्टे बनवाए और पट्टों के साथ में कबूलियत भी कृषकों के द्वारा ले ली गई। यानी भूमि का पूरा जो कार्य क्षेत्र था कृषक के लिए, वह सारा का सारा इसके द्वारा बनाया गया। उससे कृषक को भी लाभ हुआ और राजा को भी लाभ हुआ, क्योंकि यह सारी चीज़ों में उदारता रखता था। लेकिन जब उसकी वसूली करता था तो कड़ाई से वसूली करता था, क्योंकि अगर कड़ाई से वसूली नहीं करेगा तो राजस्व के स्रोत खत्म हो जाएंगे, और राजस्व के स्रोत खत्म हो जाएंगे तो राजा प्रजा के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरी, मुद्रा सुधार। उसके द्वारा उस समय व्यापार और वाणिज्य में भी पूरा ध्यान दिया गया, मुद्रा व्यवस्था को सुधारा गया, माप के बाट बनाए गए, बाटों का एक सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत उसके द्वारा बाटों की व्यवस्था की गई, उसके निश्चित मापदंड तैयार किए गए। जितने भी सरकारी अधिकारी थे उन्हें पूरी तरह से ये कह दिया गया कि वह पूर्णतः सद्व्यवहार करेंगे, किसी भी व्यापारी के साथ में, आम आदमी के साथ में उनका व्यवहार है जो सद्व्यवहारी होना चाहिए। तीसरा, सड़क व सराय निर्माण। यह इसका एक बहुत बड़ा काम था। उसके द्वारा तत्कालीन समय 4 बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई और उन सड़कों की समीक्षा पूरी तरह मैं आपको करूंगा कि वो कहाँ से चली और कहाँ तक बनी। पहली सड़क है जिसे पुरानी शाही सड़क कहा जाता था, जिसे प्रायः ग्रांट ट्रंक रोड भी कहते हैं, जो सिंधु नदी से बंगाल के सोनार गांव तक जाती थी। इसको पुनः खोला एवं पूरा करवाया। यह सड़क सबसे लंबी सड़क थी, तत्कालीन समय की यह सबसे लंबी सड़क थी, जो सिंधु नदी से प्रारंभ होकर और बंगाल के सोनार गांव तक जाती थी। इसको जहां जहां मरम्मत की आवश्यकता थी वह मरम्मत इसके द्वारा करवाई गई और आम जन के लिए यह सुविधा इसके द्वारा दे दी गई। तो यह सबसे प्रमुख सड़क थी और यह मध्यकाल के अंदर शेरशाह सूरी की बहुत ही बड़ी पहल थी, जिसने कि बहुत से क्षेत्रों में सरकार को फायदा पहुंचाया। दूसरी मुख्य सड़क आगरा से बुरहानपुर जाती थी और तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर तथा चित्तौड़ तक बनवाई गई और उसे गुजरात के बंदरगाहों की सड़कों से जोड़ा गया। यानी कि व्यापार और वाणिज्य की स्थिति को भी नजर में रखा गया और उसके साथ में इसको न केवल चित्तौड़ और उसके आगे तक इसको बढ़ाया, बल्कि गुजरात के बंदरगाहों से जो सड़कें आती थी उनके साथ भी जोड़ा गया, जिससे व्यापार वाणिज्य बहुत विकसित हुआ और उसका पूरा का पूरा लाभ सरकार को प्राप्त हुआ। चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक बनवाई गई। अब देखिए यहाँ पर भी उसकी दूरदर्शिता थी। मुल्तान उस समय पश्चिमी और मध्य एशिया की ओर जाने वाले कारवाओं का प्रारंभिक बिंदु था। इन सड़कों से साम्राज्य की मुल्तान जो था वहाँ पर जितना भी ट्रेड और व्यापार होता था, तो जितना भी पश्चिमी और मध्य एशिया से जितना भी व्यापार होता था वहाँ पहला पड़ा मुल्तान था। तो वहाँ पर जितने भी व्यापारी थे वो जाते थे और वहाँ से जाने के कारण व्यापार और वाणिज्य तत्कालीन समय बहुत उन्नत अवस्था के अंदर आ गया था। इसीलिए इन सड़कों को साम्राज्य की नसें या धमनियाँ कहा गया है। अब देखिए ये जो सड़कें बनाई, इनसे क्या मूलभूत लाभ हुए सरकार को, उनकी समीक्षा करते हैं। व्यापार व वाणिज्य की प्रगति हुई। व्यापार व वाणिज्य बहुत ज़्यादा पल्लवित और पोषित हुआ और आर्थिक रूप से देश समृद्ध होने लगा। सुरक्षा शांति व्यवस्था मजबूत हुई। देखिए किसी भी चीज़ को, किसी भी सरकार को चलाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है और उस समय इनका डेवलपमेंट होना, यानी कि कहीं पर भी सैनिक व्यवस्था का तुरंत पहुंचना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था इन जितने भी क्षेत्र थे उनकी पुख्ता करना, इसके काम भी ये आई। इनके साथ ही जो सड़कें थी उनके साथ ही छायादार वृक्ष लगाए गए और छायादार वृक्ष लगाने से क्या हुआ, आम जनता को राहत मिली। आम जनता और राहगीरों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम प्राप्त हुआ, सुखद हुआ। और महत्वपूर्ण
प्रशासनिक अधिकारियों का आवागमन निरंतरता के दौर में आ गया। प्रशासनिक अधिकारी जो कि परिवहन के साधनों के अभाव में एक स्थान से दूसरे स्थान में उसकी जानकारी लेने के लिए नहीं जा पाते थे, वह इस समय निरंतरता के दौर में है और उससे क्या हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था सुधरी। तो ये 4 महत्वपूर्ण सड़कें उस समय बनाई गई, और भी छोटी सड़कें बनाई गई, लेकिन ये बड़ी और महत्वपूर्ण सड़कें थी। इनसे इन व्यवस्थाओं का सुधार हुआ। उसके बाद में उसके द्वारा सरायें बनाई गई, सरायें बनवाई जिनकी संख्या बताया जाता है कि लगभग 1700 थी। यानी कितनी सरायों का आम व्यक्तियों के लिए उसने मध्यकाल में इतना बड़ा काम किया, और सड़कों के पास उसने छायादार वृक्ष भी लगवाए थे। यह भी राहगीरों के लिए बहुत लाभदायक स्थिति रही। अब इसका अगला पॉइंट, कलाकारों व साहित्यकारों को उसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। इसका काल जो था उसमें अल्प समय के काल में भी जितने कलाकार आए, जितने साहित्यकार आए, उन्हें उनके अनुरूप ही पूरा का पूरा प्रश्रय राज्यादेश की ओर से दिया गया और उनको पूरी सहायता भी प्रदान की गई। अंतिम पक्ष, राजधानियों में दान के लंगर स्थापित किए गए। जो जो मुख्य स्थल थे वहाँ पर उसने दान के लंगर बनाए कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास अर्थ की विपन्नता है या वह, तो उसको खाना तो आवश्यक रूप से मिले। कहा जाता है कि इनमें प्रतिदिन 500 तोला सोना व्यय किया जाता था। इतनी भारी मात्रा के अंदर वह उस समय धन खर्च किया करता था आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए। इसलिए हम अंतिम रूप से ये कह सकते हैं या संक्षेप में कह सकते हैं कि शेरशाह मध्यकालीन भारत का प्रथम महान कुशल शासक था, जिसने अपनी योग्यता के बल पर और ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जिसने कि न केवल सैनिक दृष्टि से अपनी परचम लहराया, आर्थिक व्यवस्था में उसने बहुत सुधार किए, सार्वजनिक हित के कार्य किए और आम जन को सुख व सुविधा के अंदर अंगीकार उसके द्वारा करवाया गया था। विंसेंट स्मिथ ने इसीलिए कहा है कि अगर कुछ समय तक शेरशाह सूरी और रहता और कुछ उसके उत्तराधिकारी भी उसी की तरह योग्य होते तो हिंदुस्तान में मुगल शासन कभी भी नहीं बन सकता था। और मध्यकाल के सबसे कुशल शासकों में इसीलिए शेरशाह सूरी को सम्मिलित किया जाता है। धन्यवाद।